गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। होता महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आप प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एक और अन्य एनिमल फाइबर की बात करेंगे, जामतव्य रेशे की बात करेंगे कि एक अन्य जामतव्य रेशा है यानी एनिमल फाइबर कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। जामतव्य रेशा रेशम है। सिल्क, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिल्क क्या है उसके बारे में जानेंगे। आपका जैसे कि आप जानते हैं कि यह एक एनिमल फाइबर है। रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता और अपने विलक्षण गुण के कारण यह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम का जो वस्त्र है वो गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मर्यादा और वैभव का सूचक माना जाता है। प्राचीन समय से ही इसे राजसी वैभव की वस्तु माना जाता था। राजघरानों के जो सदस्य होते थे, जो राजा होते थे, महारानियां होती थी और उनके जो सामंत होते थे, सामंतों के लिए सबसे उत्कृष्ट परिधान बनवाए जाते थे और इनसे बड़े ही सुंदर सुंदर परिधान बनाए जाते थे जिस पर सोने चांदी जड़े होते थे। धनाढ्य वर्ग के लोग जो होते थे, जैसे राजा महाराजा एवं सामंत लोग, इसे सौभाग्यशाली होने का गौरव प्राप्त करती थी। वो उनका जो लोग थे वो इनको अच्छी प्रकार से उपहार के रूप में इनका प्रयोग करते थे, राजा महाराजा सामंत वगैरह जो होते थे। और विवाह के इस समय स्त्रियां जो पहनती थी, स्त्रियां जो इनको धारण करती थी, वो अपने आप को सौभाग्यशाली होने का गौरव मानती थी। ये लाइन थोड़ा सा गलत हो गई थी। इस प्रकार रेशम को आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही इसे राजसी वस्त्र माना जाता है। इसे शाही घरानों का वस्त्र माना जाता रहा है। विश्व में भारत को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान है। चीन में इसका जन्मदाता माना जाता है। चीन को, चीन में रेशम उत्पादन का जो उद्योग धंधे थे वो वर्ष 2000 पूर्व से फलने फूलने लग गया था। चीन की महारानी थी सी लिंगची। सी लिंगची चीन की महारानी थी जिसे रेशम की देवी के नाम से जाना जाता है। रेशम की देवी उनको कहा जाता है। 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी तक इटली रेशम का उत्पादन का केंद्र बना रहा था। 17वीं शताब्दी तक फ्रांस ने भी रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की और 18वीं शताब्दी तक स्पेन में भी यह अधिक फलने फूलने लग गया था। वर्तमान में जापान रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। जापान को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से रेशम उत्पादन करने का गौरव प्रदान है। चीन, इटली, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ग्रीस, सीरिया, बुल्गारिया, भारत आदि देशों में भी बड़े पैमाने पर रेशम का उत्पादन का कार्य होता रहा है। भारत में रेशमी वस्त्रों का उपयोग अति प्राचीन काल से होता रहा है। इस बात का जो उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथों में, रामायण व महाभारत में मिलता है। रामायण में वाल्मीकि कहते कि जब सीताराम के साथ वनवास गई थी तो उन्होंने सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। महाभारत में
कृष्ण के पीताम्बर सुंदर रेशमी वस्त्र के बने थे, इसका उल्लेख मिलता है। भारत में चीन के रेशम के कीड़े किस प्रकार लाए गए, इससे भी संबंधित विभिन्न कहानियां हैं। इस कहानी के अनुसार जब चीन की राजकुमारी ने भारत के राजकुमार के साथ विवाह किया या पढ़ने सूत्र में वो बंधी, तभी से भारत में रेशम उत्पादन होने लगा था, ये कहावत है। रेशम के प्राचीन जो नाम है वो केटजा, पट्ट, पीताम्बर, तसर, चिनपट आदि नाम थे। रेशम का जो एक्चुअल में जो जन्म स्थान है उसे चीन को माना जाता है। जैसे अभी बताया, यहाँ की महारानी थी, कौन सी महारानी थी? सी लिंग चीन वहाँ की महारानी थी। तो उनको रेशम की देवी क्यों कहा जाता है? उनको रेशम की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक समय वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर बाहर चाय पी रही थी, तो उस गरम चाय वो टेबल पे रखी हुई थी, तो उसके ऊपर सैतूत का पेड़ था, जैसे जहाँ वो बैठे थे उनके पास में, जहाँ जिसके नीचे वो बैठे थे, तो वो सैतूत का पेड़ था। तो सैतूत के पेड़ से एक कीड़ा निकलकर चाय में गिर गया, जो की चाय गर्म थी। उसमें गिरने के बाद में उन्होंने देखा कि उसमें से एक धागा निकल रहा है और उन्होंने अपनी उंगली पर उसको लपेटना शुरू कर दिया, और तभी से चीन को रेशम का उत्पादक माना जाता है। तो इस प्रकार से रेशम का जो उत्पादन है यानी जन्म स्थान है वो चीन को माना जाता है। रेशम के उत्पादन को करने के लिए, रेशम को धागे प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन करना पड़ता है। रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। इसके लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है और फिर उनको मारा जाता है और तब जाकर रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के जो कीड़े होते हैं उसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। उनका जीवन चक्र 4 प्रकार का होता है। जैसे कि पहले इसमें अंडा होता है, अंडा होता है, अंडे से इसमें से लार्वा निकलता है, अंडा होता है, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वे से प्यूपा होता है, प्यूपा होता है, प्यूपे से कीड़ा निकलता है और फिर कीड़े से अंडा निकलता है। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये किसकी लाइफ साइकिल है? रेशम के कीड़े की लाइफ साइकिल है ये वाला। पहले अंडा होगा, कीड़े से अंडा आया, अंडे से लार्वा आया, लार्वे से प्यूपा बना, प्यूपा से फिर कीड़ा बना, कीड़े से फिर अंडा आया। इस प्रकार से ये जीवन चक्कर इनका चलता रहता है। जब हमें रेशम, तो ये जो चारों स्टेजेस है, अंडा जो होता है, लार्वा, पूर्व आयु प्राप्त मादा कीड़े 3 दिन में ही अंडे दे देती है। अंडों को विशेष वस्त्र या कागज के ऊपर पाला जाता है, दिलवाए जाते हैं। इन अंडों को हवादार, नमीयुक्त, प्रकाशमय एवं ठंडे स्थानों पर इनको रखा जाता है और 12 से 15 दिनों तक इनको छोड़ देते हैं। 15 दिन के पश्चात है जो ये अंडे हैं वो लार्वा में बदल जाते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं रेशम के कीड़ों के जीवन चक्र की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनका जीवन चक्र चलता है। फिर लार्वा हमें प्राप्त हो जाता है। लार्वा अवस्था में इनकी देखभाल है वो काफ़ी सावधानी से करनी पड़ती है। प्रत्येक अंडे से 3 mm लंबा, मिलीमीटर लंबा लार्वा निकलता है, जिन्हें बांस की बनी हुई चटाइयाँ होती है या ट्रे होती है, उन ट्रे के ऊपर इनको रख दिया जाता है और इन्हें खाने को सैतूत की पत्तियाँ दी जाती है। और ये जो लार्वा हैं वो अपने वजन से लगभग 38,000 गुना पत्तियाँ खा लेते हैं और इन लार्वों का जो बहुत तेज़ी से ये पत्तियाँ खाते हैं और इनकी लंबाई 10 mm हो जाती है। 3 mm से इनकी लंबाई 10 mm हो जाती है। 30 दिन के पश्चात लार्वा पत्तियाँ खाना बंद कर देते हैं। लगातार 30 दिन तक ये पत्तियाँ खाते हैं, उसके बाद ये बंद कर देते हैं। इस बीच लार्वा 3-4 बार कर्मिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है और प्रत्येक अवस्था में अपनी त्वचा का जो रंग होता है उसको बदल देता है। चौथी अवस्था में कीड़े की त्वचा का रंग स्लेटी से बदलकर गुलाबी हो जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर 8 के जैसा हो जाता है।
8 जैसा होता है, इनका आकार ऐसा हो जाता है। वह लगातार सिर को हिलाते हैं, झकझोरते हैं, तो ये बताते हैं, वो इस बात का सूचक होते हैं कि अब कोकून बनने के लिए तैयार हो गया, यानी लार्वा से अब कोकून बनने के लिए तैयार है। जब ये सिर को झकझोरते हैं, बहुत तेजी से हिलाते हैं, लार्वा से ये प्यूपा बन जाते हैं। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करते रहते हैं। जो ये कीड़े होते हैं, प्यूपा जब स्टेज होती है तो ये लार निकालते रहते हैं, और ये लार है ये इसमें क्या होते हैं, इसके मुख के पास में 2 छिद्र होते हैं। प्यूपा जो होता है उसके मुख में 2 छिद्र होते हैं, उन दोनों छिद्रों से 2 प्रकार का लार है वो निकलती रहती है। इनके छिद्रों से तरल पदार्थ निकलता रहता है जो कि वातावरण में आकर सूख जाता है। इनमें से एक तो फाइब्रिन निकलता है और दूसरा सेरेसिन नामक तरल पदार्थ निकलता रहता है। एक जो दोनों छिद्रों से एक तो सेरेसिन निकलता है, सेरेसिन, और दूसरा जो निकलता है इसमें फाइब्रिन निकलता है। तरल लिक्विड निकलता है इन दोनों से, और इन लिक्विड ये जो होता है ये गोंद जैसा होता है ये लिक्विड, और जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है ये गोंद सूख जाता है, और सूखने के बाद सूखने के पश्चात ये आपस में सट जाते हैं, जिन्हें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर पर लपेटता हुआ चला जाता है। 24 घंटे में ही कीड़े इतनी अधिक लार स्रावित करते हैं कि स्वयं में छिपकर पता ही नहीं चलते ये प्यूपा है या कुछ और है। छिपकर अपने ऊपर सेरेसिन का सफ़ेद कोट बना लेते हैं। सेरेसिन जो होती है उसकी सफ़ेद कोटिंग हो जाती है, जिसमें बिल्कुल ही छिप जाते हैं, पता नहीं चलता ये कि प्यूपा है या नहीं। 3-4 दिन में पूरा कोकून है वो तैयार हो जाता है। कोकून बनने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सो जाता है। जब ये कोकून बन जाता है तो ये प्यूपा होता है, अब क्या करता है, निष्क्रिय होकर कोई भी क्रिया नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, लगातार ये सोया रहेगा। फिर इन्हें रेशम की प्राप्ति हेतु इसी अवस्था में इनको गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है। अब इनको बड़े बड़े बर्तनों में गर्म पानी, उबलते हुए पानी में इनको डाल देते हैं, और जैसे ही इनको गर्म पानी में डालते हैं कीड़े मर जाते हैं, और इनके ऊपर जो सेरेसिन लिपटा हुआ जो धागा होता है वो क्या करते हैं, उनको अपनी उंगलियों पर इनको या रीलों पर इनको लपेट लिया जाता है। जैसे ही गर्म पानी के अंदर आता है तो जो गोंद होता है, जो तरल पदार्थ होता है, गोंद जो चिपके हुए होते हैं वो लूज हो जाता है, और उनसे किनारी है उनकी पकड़कर एक साथ ये 3 से 8 धागों के सिरे एक साथ मिलकर इनको अपनी उंगली या किसी भी चीज़ पर इनको लपेट लेते हैं। इस प्रकार कीड़े का जीवन चक्र है। अब इस स्टेज पर कीड़े का जीवन चक्र है वो खत्म हो जाता है अगर उनसे धागे प्राप्त करते हैं। कीड़े जिन कोकूनों से अंडे प्राप्त करने होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुछ क्या करते हैं, फर्दर उसके लिए आगे के लिए इनको कुछ कीड़ों को आगे पालने के लिए दोबारा से पालने के लिए इनको छोड़ देते हैं, और जब ये पूर्ण आयु प्राप्त कर लेते हैं तो कोकूनों को बाहर फाड़ कर निकल जाते हैं, और कीड़े हैं वो 3 दिन के भीतर ही अंडे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर से यह प्रक्रिया चलने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो रेशम का उत्पादन करेंगे हम, तो रेशम के उत्पादन में सबसे पहले हम उसकी सेरीकल्चर करेंगे, उसका पालन करेंगे रेशम के कीड़ों का, और रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। और इस प्रकार से ये इसकी पहली स्टेज होगी रेशम के उत्पादन के लिए। रेशम के उत्पादन के लिए सबसे पहली स्टेज है ये। फिर इसके बाद में पहली स्टेज ये आ जाती है, दूसरी जो स्टेज आएगी वो आ जाएगी कोकूनों की छटाई करना। अब जो कोकूनों को एकत्रित करने के पश्चात इनकी आकृति, रंग, आकार और रचना के आधार पर इनको अलग अलग छांट लिया जाता है, और इनको छांटने के बाद अंडाकार व गोल कोकून को रेशा तैयार करने के लिए छांटा है। कई बार लिंग के आधार पर कोकूनों की
छटाई की जाती है। इसके लिए स्वचालित बेल्ट के ऊपर इनको छोड़ दिया जाता है। नर जाति के कोकून भारी होते हैं, जो भारी होने के कारण जब ये बेल्ट के ऊपर चलते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, और जो मादा कोकून होती हैं वो हल्की होती हैं, और इनको मादा कोकून को अलग, इस प्रकार से इनको अलग अलग कर लिया जाता है, नर और मादा को। अब इनको छटाई, कोकूनों की छटाई करने के बाद गोंद को ढीला करना पड़ता है। इनके ऊपर जो गोंद चिपका होता है उसको ढीला करना पड़ता है। तीसरी जो प्रोसेस होगी इसमें गोंद को ढीला करना। जो इनके ऊपर गोंद होता है तो इनको ढीला करने के लिए इनको गर्म पानी के अंदर या भाप में इनको डाला जाता है, और भाप में गर्म पानी में जैसे इनको डालते हैं इनका गोंद है वो ढीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है। अब इनके सिरों को पकड़कर इनसे धागे हैं वो लपेट लिए जाते हैं। अब धागा लपेटना, धागा लपेटने की जो अगली प्रोसेस होगी, गोंद को ढीला किया फिर हो गया धागा लपेटना। अब मैंने बताया था कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है, इनके रेशम का जो धागा होता है वो सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा धागा होता है। सबसे लंबा रेशा होता है ये सभी नेचुरल फाइबर में से, सभी नेचुरल फाइबर में सबसे लंबा धागा होता है। इसीलिए इनको लंबाई के आधार पर, सूक्ष्मता के आधार पर अलग अलग कैटेगरी बनाकर इनको छाट ली जाती है। छाटने के बाद इनको गांठें तैयार करते हैं। गांठें तैयार करना, गांठें तैयार करते हैं। लच्छियों को 5 से 10 पाउंड की जो लच्छियाँ होती है उनमें बांध लिया जाता है। अब ये सिल्क फिलामेंट बटने हेतु तैयार हो जाते हैं। अब इनको बटने के लिए ले जाते हैं। अब क्या बन जाएगा, गांठें तैयार करने के बाद बटने हेतु ले जाते हैं और यहाँ पर धागा बन जाता है। बट देते हैं तो वहाँ पर इनका धागा तैयार हो जाता है, इनसे धागा हो जाता है। रेशमी को धागों का निर्माण है वो बड़ी कुशलता, योग्यता और निपुणता वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, तेजस्वी आंखें और वह अभ्यस्त अंगुलियां लक्ष्यों को देखकर ही उनकी किस्म होती है, उन किस्म की या क्वालिटी की उनकी पहचान कर लेते हैं कि ये क्वालिटी अच्छी है या ये क्वालिटी अच्छी है। ये इन्हें रंग, आकृति, लंबाई, बनावट, बारीकी के आधार पर इनकी छटनी कर देते हैं रेशम के धागों का। अब छटाई के पास लच्छियों की साबुन युक्त गर्म पानी में इनको डाला जाता है, जिससे रेशे पर उपस्थित जो और भी गोंद रह जाता है वो नरम होकर, ढीला होकर, सेरेसिन है वो ढीली हो जाती है और उससे धागा है वो आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद इनकी लच्छियाँ बना ली जाती, फ्रेम पर इनको चढ़ाकर इनकी बट कर इनकी ऐठन देकर ये धागे हैं अब बुनाई हेतु तैयार हो जाते हैं। अब इसमें जो एक प्रोसेस आती है वो आती है डीगमिंग यानी गोंद हटाना। ये इम्पोर्टेंट है, गोंद हटाना। डीगमिंग की जो प्रोसेस है पूछ ली जाती है कि डीगमिंग किसे कहते हैं, गोंद हटाना किसे कहते हैं। गोंद हटाने की क्रिया गोंद हटाने की क्रिया वस्त्र बनाने के पश्चात भी की जाती है। धागे में जब वस्त्र बना लेते हैं तो कुछ गोंद है वो जानबूझकर भी रख दिया जाता है, उनको हटाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर पूर्णतः गोंद को हटा दिया जाए तो रेशों को जब वीविंग करते हैं, उनसे कपड़े बनाते हैं, तो वीविंग करते टाइम लूम्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हैंडलूम जो होती हैं, वीविंग जब करते हैं तो शटल का जो प्रेशर होती है या कॉम्बिंग उनमें
उसमें जो ठोकने का काम आपको बताया था, उनको धागों को आपस में पास में सटाते हैं, तो उस टाइम पर जब शटल गुजरती है या इनकी फीलिंग करते हैं तो उस टाइम पर ये धागे हैं वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए इन पर गोंद जो होता है उसको पूर्णतः नहीं हटाया जाता। जब वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है तब इनका जो गोंद है वो पूर्णतः हटाया जाता है, जिसे डिगमिंग कहते हैं। अब आ जाएगा इसमें वजन बढ़ाना। वजन बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है। वेइंग का आ जाता है, वेइंग इम्पोर्टेंट है, ये भी वेइंग। वजन बढ़ाना, रेशम का जो रेशा होता है वो प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा फाइन होता है, पतला होता है, इसीलिए इसके ऊपर हल्की सी कोटिंग की जाती है। इसको थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए इस धागे पर धातु जैसे कि लोहा है, टीन है, इनको सटाकर इनको भारी बनाया जाता है ताकि ये क्या हो जाए, धागों में धातु सटाने की क्रिया है वो वेइंग कहलाती है, वजन बढ़ाना कहलाती है। इससे वस्त्र है वो कुछ कड़े, दृढ़ और सघन हो जाते हैं और इनमें ज़्यादा नहीं चढ़ाते। अगर इनको ज़्यादा चढ़ा दिया जाए तो प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्था और मजबूती का अभाव हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ से इन पे ज़्यादा जो वेइंग है वो ज़्यादा नहीं की जाती, ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाया जाता है। वजन बढ़ाने के बाद में अब रेशे का जो काम हो जाता है वो आ जाता है रंगना आ जाता है। वस्त्र बनकर तैयार हो गया, अब इनको रंगना है, रंग करेंगे इनका। ऊन के समान रेशम पे भी रंगों के प्रति गहरा सादृश्य यानी एफिनिटी जो होती है वो अच्छी होती है। इस पर चटकीले रंग हैं वो सुंदर चढ़ते हैं, सुंदर ढंग से चढ़ते हैं और रंग है वो पक्के भी चढ़ते हैं तथा धूप, धुलाई व प्रकाश से ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। अम्लीय जो रंग होते हैं यानी एसिडिक जो डाइज होती हैं इनके लिए इनके स्वभाव व प्रकृति के अनुरूप मानी जाती है, इसीलिए इनको रंगते समय अम्लीय रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, एसिडिक डाइज का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। रंगाई के बाद में आ जाता है छपाई करना। डाइंग एंड प्रिंटिंग का आपको बताया था कि डाइंग क्या होती है, प्रिंटिंग क्या होती है। तो वस्त्रों को रंगने के बाद छपाई का काम भी किया जाता है। रंगाई के पश्चात रेशमी वस्त्रों की छपाई की जाती है। इन्हें किसी भी रंग व विधि से सुंदर डिजाइनों से अलंकृत व सुशोभित किया जा सकता है। परिष्कृतियाँ एवं परिसज्जा ये जो होती है रेशम अब जो हमारी छपाई आ गई, छपाई के बाद में आ जाएगी फिनिशिंग आ जाएगी। परिसज्जा आएगी, कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है, छपाई कर दी, रंगाई कर दी, अब हम उसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे। रेशम है वो प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत कोमल होता है, महीन होता है, सौंदर्य से परिपूर्ण होता है, अतः इन पर परिष्कृतियाँ व परिसज्जा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा रेशम के कीड़ों से किस प्रकार से रेशम का जो वस्त्र है उनका उत्पादन किया जाता है। अब रेशम के उत्पादन के बाद में इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है। भौतिक विशेषताएं हैं भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले आ जाएगा संगठन। कंपोजिशन की बात करते हैं कि जो रेशम होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। रेशम के जो कीड़े होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं और इसके अंदर कार्बन पाया जाता है।
चीज़ें इसके अंदर विद्यमान होती है तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। रेशम के रेशे कीड़े के मुख ग्रंथियों से 2 छिद्रों द्वारा निकाले जाते हैं और एक होता है सेरिसिन और दूसरा आपको बताया था एक होता है फाइब्रिन। और ये दोनों ही एक प्रकार का, जो सेरिसिन होता है वो प्राकृतिक गोंद होता है और फाइब्रिन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ये 2 प्रकार के लिक्विड इसमें से निकलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मोम, वसा व अन्य अल्प लवण है वो अन्य मात्रा में पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शीय रचना की बात करते हैं कि इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा होता है। इसको अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शीय रचना से अगर इसको देखते हैं, अगर इनको नंगी आंखों से देखने पर रेशम है वो कोमल, मजबूत, चिकना दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से 2 रेशों से मिलकर 2 या 2 से अधिक रेशों से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है। आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक क्यों बनाया जाता है इसको, 2 या 2 से अधिक रेशों के जैसा ऐसा लगता है कि 3-4 रेशों को इसमें जोड़कर बनाया गया है। क्योंकि ये किसके कारण से होता है, ये हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सिंगल धागे को देखते हैं, ना कि जुड़े हुए धागों को देखते हैं। जो सिंगल जो फाइबर होता है उसको देखते हैं। तो जो ये 2 दिखाई देते हैं वो कारण होता है कि बीच बीच में से ये गोंद की वजह से सटा हुआ होता है और एक सीधी छड़ की भांति ये दिखाई देता है। इसकी रचना एक समान नहीं होती बल्कि जगह जगह से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। अब इसमें व्यास की बात करते हैं कि इसका व्यास कैसा होता है। रेशम का जो धागा है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, इसीलिए इसका जो व्यास है वो कितना मिलेगा, 0.00059 से लेकर इसका जो व्यास है वो 0.0018 मिलता है। इसका जो है इतना मिलता है, इंच मिलता है। इतना इसका यहाँ से लेकर कम से कम इतना और ज़्यादा से ज़्यादा इसका व्यास इतना ही मिलता है। इसमें लंबाई की बात करते हैं। आपको बताया कि जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं उनमें से सबसे लंबा जो फाइबर होता है वो रेशम होता है और इसे मीटर्स में मापा जाता है। इसे मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है, ना कि इंचेस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनसे सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। रंग, रेशम का रेशा हल्के सफ़ेद रंग से लेकर क्रीम रंग का होता है और उत्पादित जो रेशा हल्का पीले से लेकर भूरा सफ़ेद होता है। और रेशम के रेशे का रंग भूरा, कभी कभी गहरा भूरा भी हो जाता है। इसकी चमक की बात करते हैं। रंग के बाद में इसमें रंग हो गया, रंग के बाद चमक आ जाती है। नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से रेशम का जो रेशा है वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा चमक होती है, इसीलिए ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसी गुण के कारण इसमें एक अलग प्रकार का सौंदर्य व निखार देखने को मिलता है। मजबूती, यह सभी प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, परंतु भीगने के पश्चात इसकी मजबूती कुछ थोड़ी सी कम हो जाती है। इस सूखने के पश्चात ये पुनः अपनी मजबूती को प्राप्त कर लेते हैं। इसके एक रेशे में 5.25 यानी लगभग 5.25 ग्राम तक भार सहने की क्षमता होती है। अतः एक अकेला रेशा एक कोकून के समस्त भार को उठा सकता है, इतनी इनकी कैपेसिटी होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।